नमस्ते दोस्तों। आज एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सोचो यार, अगर आपको मैगी बनानी हो, वाओ, लेकिन गैस ही नहीं है, अरे यार, तो क्या मैगी बनेगी? हाँ, अब बोलो हम इंडक्शन यूज करेंगे, पण आता लाइटच गेले। अब कुछ होशियार कहेंगे हम कोयला जलाएंगे, बॉनफायर यूज करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर यार इतने सारे झमेले और कितना ज्यादा टाइम लगेगा। हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ यही हाल है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं अंदर, और अगर उन रिएक्शंस को नेट स्पीड पर होने दे तो लाइफ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसीलिए नेचर ने एक अमेजिंग सॉल्यूशन दिया है, एंजाइम्स। सो आज हम समझेंगे एंजाइम्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और क्यों इन्हें लाइफ के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है। सो व्हाट आर एंजाइम्स? Enzymes are biological catalysts, which means ये chemical reactions को fast कर देते हैं, लेकिन खुद permanently change नहीं होते। यहाँ देखिए स्लाइड में, सबसे पहले एक एंजाइम है और उसके पास आता है एक मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड करता है, तब बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस स्टेज पर रिएक्शंस का ट्रांजिशन स्टेट अचीव हो जाता है, यानी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना, एंजाइम उसको रिड्यूस कर देता है। फिर सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। और इम्पोर्टेंट बात, एंजाइम खुद कंज्यूम नहीं होता, वो फिर से नए सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करने के लिए रेडी हो जाता है। अरे जरा मुझ जैसे टीचर के बारे में सोचो ना। टीचर स्टूडेंट्स को गाइड तो एग्जाम के लिए, लेकिन खुद एग्जाम नहीं देते ना, वो तो स्टूडेंट को ही देनी पड़ती है। वैसे ही एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप तो कर देता है, पर खुद कंज्यूम नहीं होते। अच्छा, एक कहानी सुनो। 1897 में एक साइंटिस्ट एडवर्ड बुचनर डिड समथिंग अनएक्सपेक्टेड। भाई साहब ईस्ट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, बट गेस व्हाट? Unexpectedly, he proved that living cells are not necessary for carrying out the process of fermentation. काय केलं ना, थोडा ईस्ट घेतला, क्रश केला आणि एक्स्ट्रॅक्ट काढून घेतला. Using the extract, he converted sugar to alcohol. How? Because enzymes are catalysts and speed up the reactions. In fact, enzymes को उसका नाम भी ईस्ट के नाम पर ही मिला है। अच्छा, जरा नीट की ये गोल्डन लाइन सुनना। All enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. Yes, all enzymes are proteins, except ribozymes. Ribozymes असल में RNA molecules है जो एंजाइम की तरह काम करेंगे, लेकिन प्रोटीन्स नहीं होंगे। प्रोटीन में पढ़ा था, याद है क्या? प्रोटीन्स का एक स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर होता है और वही स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं एंजाइम के फंक्शन को। इसीलिए बायोलॉजी में एक गोल्डन रूल है, स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द फंक्शन। याद है ना, हमने अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स के लास्ट वीडियो में यही पढ़ा था। प्रोटीन्स के वो 4 लेवल्स यही थे ना, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड देन द फाइनल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स का रिएक्शन इसी टर्शरी लेवल में होता है। Active sites are the regions on enzymes that binds to the substrate during a reaction. सोप्या भाषेत काय, एक्टिव साइट एंजाइम का वर्किंग स्पॉट है। दोस्तों, अगर खाना पकाते वक्त गैस की फ्लेम हाई हो तो क्या होगा? खाना जल जाएगा, राइट? वैसे ही बायोलॉजी में भी सही टेम्परेचर पे एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। हमारे पास ना 2 प्रकार के कैटलिस्ट हैं। एक है बायोलॉजिकल एंड दूसरा है इनऑर्गेनिक। आओ इन्हें कंपेयर करके देखिए। पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की। आमतौर पर ये फैक्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स जैसी जगहों पर यूज हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग है, हाई टेम्परेचर को एफिशिएंटली बर्दाश्त कर सकते हैं। मे बी इसीलिए इंडस्ट्रियल रिएक्शंस आर ऑफन कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स। लेकिन जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है ना, वो मोस्टली प्रोटीन्स होने की वजह से डेलिकेट है। यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बढ़ा एंड वहां ब्रेकअप की बातें शुरू। मतलब प्रोटीनेशियस एंजाइम्स may denature at high temperatures
also changing the shape of their active sites and finally changing the affinity of an enzyme for its substrate. लेकिन हाँ, कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो 80 डिग्री टू 90 डिग्री जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी काम करते हैं. हमारे थर्मो ऑर्गेनिजम्स में ऐसे ही कुछ थर्मोस्टेबल एंजाइम्स पाए गए हैं. गाइस, रेस्पिरेशन के दौरान CO2 ट्रांसपोर्ट वाली एक सिंपल सी रिएक्शन देखी थी. यहां देखो, CO2 reacts with water to form carbonic acid. सिंपल है ना? बट वेट, असली मैजिक स्पीड में है. मान लो बॉडी में एंजाइम नहीं है, तो ये रिएक्शन कितनी स्पीड से होगी? 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर. यस, अगर इस स्पीड से काम होता रहा तो सोचो शायद पूरा दिन निकल जाएगा CO2 एक्सक्रीट होते होते. लेकिन हमारे सुपर हीरो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के काम करने का स्पीड देखो, 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकंड. यानी जो रिएक्शन पहले 1 घंटे में 200 बार हो रहा था, अब हर सेकंड में वो लाखों बार हो जाता है. यारो, एंजाइम्स आर नॉट जस्ट द हेल्पर्स, दे आर द रियल स्पीड बूस्टर्स. जरा इस मेड फॉर ईच अदर कपल की बात करते हैं, हमारे एंजाइम एंड सबस्ट्रेट की. जब एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं तो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहा जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को इनिशिएट कर देता है. रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है और एंजाइम फिर से नेक्स्ट सबस्ट्रेट के लिए रेडी हो जाता है. मतलब एंजाइम एक रीयूजेबल मशीन हो सकता है. एंजाइम सबस्ट्रेट एक दूसरे के लिए बने हुए, चलो मान लिया, मगर कैसे, ये भी तो जानना होगा ना. तो दोस्तों, 1894 में फिशर भाई साहब ने लॉक एंड की मॉडल सजेस्ट किया. ऐसे कैसे? सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस मॉडल को चेक करते हैं. इस मॉडल के अकॉर्डिंग एंजाइम का एक्टिव साइड रिजिड होता है एंड बेचारा सबस्ट्रेट बिल्कुल परफेक्टली इस एक्टिव साइट में फिट कर जाता है, जैसे लॉक में की. अगर शेप मैच नहीं हुआ तो एंजाइम रिएक्शन नहीं करेगा. अच्छा, ठीक जैसे तुम लोग बोलो. मैं एग्जाम्पल देकर बताती हूं. एंजाइम अमाइलेज एक्ट्स ऑन द सबस्ट्रेट स्टार्च एंड उसे बुरी तरह ब्रेक कर देता है. लेकिन अगर इंस्टेड ऑफ स्टार्च मैं वहां प्रोटीन दे दूं तो बेचारा अमाइलेज को नहीं कर पाएगा. सिंपल लॉजिक है ना. लेकिन यारो, कोशलैंड भाई साहब ने कई सालों बाद ऑब्जर्व किया कि एंजाइम्स इतने रिजिड नहीं होते. इसीलिए उन्होंने एक और मॉडल प्रपोज किया जिसे कहा इंड्यूस्ड फिट मॉडल. इस मॉडल के अकॉर्डिंग सबस्ट्रेट बाइंड होने पर एंजाइम थोड़ा खुद के चेंज कर देते हैं ताकि सबस्ट्रेट बेटर फिट हो पाए. जैसे हैंड ग्लव में हाथ डाल दो तो अकॉर्डिंग टू इट एडजस्ट कर जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही. बच्चों, इस बेहद इंपॉर्टेंट ग्राफ को देखना जरा. y एक्सिस पर है पोटेंशियल एनर्जी एंड x पर है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन. एक नॉर्मल रिएक्शन की तरह सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है यहां भी. बट कहानी यहां इंटरेस्टिंग हो जाती है. जो ब्लैक कर्व आप देख पा रहे हैं वो रिएक्शन का पाथवे है, लेकिन विदाउट एंजाइम्स. इस कर्व में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में आने के लिए बड़ा एनर्जी माउंटेन क्रॉस करना पड़ रहा है एंड हमने इसी पीक को कहा ट्रांजिशन स्टेट. वैसे सबस्ट्रेट से पीक तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी लगी उसे कहा एक्टिवेशन एनर्जी. जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतना ही स्लो रिएक्शन. लेकिन यहां जो डॉटेड लाइन है ना, वो सेम रिएक्शन एंजाइम के प्रेजेंस में दिखाई दे रहा है. क्या अलग दिखा? क्या माउंटेन छोटा हो गया यहाँ? हमारे एंजाइम्स बीइंग द सुपर हीरोज, lowers the activation energy barrier and reaction बस फास्ट हो जाता है. ध्यान से सुनो हाँ, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं, लेकिन डेल्टा जी मतलब ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन S एंड P चेंज नहीं करता. एंजाइम्स डू नॉट चेंज द डेस्टिनी, यानी कि प्रोडक्ट तो बन ही जाएगा. दे जस्ट चेंज द जर्नी
मतलब रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी। एंड हाँ, कोप्चे में नजर रखने वाले मेरे बच्चों, स्लाइड पे भी देख लिया करो जरा। लिखा है इफ प्रोडक्ट इज लोअर देन द सबस्ट्रेट इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ बाबा, आसान भाषा में अगर P का एनर्जी लेवल S से नीचे है तो रिएक्शन एनर्जी रिलीज करती है। अच्छा, अब एक खास सवाल, क्या एंजाइम्स हमेशा सेम स्पीड से ही काम करते हैं? नहीं दोस्तों, एंजाइम एक्टिविटी निर्भर करती है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर, जैसे कि टेम्परेचर, pH एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये कंडीशंस परफेक्ट हो तो एंजाइम बेस्ट परफॉर्म करते हैं। अच्छा, जरा इफेक्ट ऑफ pH देखते हैं। हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम pH होता है। फॉर एग्जाम्पल, पेप्सिन स्टमक में काम करते हैं और एसिडिक pH प्रेफरेंस देते हैं या प्रेफर करते हैं। इट इज एज लो एज pH 2। लेकिन वही जो आपका ट्रिप्सिन इंटेस्टाइन में है, उसका प्रेफरेंस है एल्कलाइन pH। अगर pH बहुत चेंज हो गया तो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है एंड वो काम नहीं कर पाते। टेम्परेचर भी एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट कर देता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, रिएक्शन रेट पहले इंक्रीज होता है। क्यों? बिकॉज मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करते हैं ना, और कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन एक लिमिट के बाद एंजाइम डीनेचर हो जाता है, बीइंग अ प्रोटीन। मतलब एंजाइम स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा और वो काम करना बंद कर देगा। वैसे ही जैसे ओवरहीट होने पर फोन हैंग हो जाता है। जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, रिएक्शन रेट भी इंक्रीज होता है। लेकिन एक स्टेज पर एंजाइम के सारे एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। इस सिचुएशन को कहते हैं एंजाइम सैचुरेशन। उसके बाद सबस्ट्रेट चाहे जितना ऐड करते रहो, रिएक्शन स्पीड नहीं बढ़ेगी। कभी कभी ना कुछ मॉलिक्यूल्स एंजाइम के काम में इंटरफियरेंस भी देते हैं। इन्हें कहा एंजाइम इनहिबिटर्स। ये इनहिबिटर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव, दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ये सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करते हैं उनके एक्टिव साइट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैलोनेट इज एन इनहिबिटर ऑफ एंजाइम सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, वो एंजाइम के किसी दूसरे ही साइट पर बाइंड करता है और एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, एंजाइम के एक्टिव साइट से कॉम्पीट किए बिना ही। अच्छा, इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन भी समझना। एक एक क्लास को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में इन्वॉल्व है, जैसे कि हमारा डिहाइड्रोजनेज। पता है ना, इलेक्ट्रॉन गया तो ऑक्सीडेशन एंड इलेक्ट्रॉन आया अगर तो रिडक्शन। दूसरा है ट्रांसफरेज। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर करना, ये इनका काम है, जैसे कि काइनेजेस। तीसरा है हाइड्रोलेज। ये वाटर यूज करके पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक या ईस्टर बॉन्ड जैसे बॉन्ड्स तोड़ देते हैं। फोर्थ इज लाइज। ये तो पानी के बगैर ही बॉन्ड्स को तोड़ देंगे। मोस्टली डबल बॉन्ड्स आर क्रिएटेड आफ्टर द यूज ऑफ दीज एंजाइम्स। फिफ्थ इज आइसोमरेज। ये स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, मे बी लाइक सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स। एंड आपका सिक्स्थ लाइगेज। पहली बार कोई ऐसा काम कर रहा है जो किसी को जोड़ता है। पहली बार जोड़ने का काम कर रहा है ये भाई साहब लाइगेज। ये दो मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करते हैं, मोस्टली एटीपी को यूज करके। ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। ये बहुत खास है, इस पर बहुत बार सवाल भी पूछे गए हैं। को फैक्टर हटा देने से एंजाइम्स की कैटालिटिक पावर पूरी तरह खो सकती है। प्रोटीन एंजाइम के साथ जुड़ा कोई नॉन प्रोटीन पार्ट इज नोन एज को फैक्टर।
इन कोफैक्टर्स के 3 टाइप्स है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड द मेटल आयंस। बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की, जैसे कि हीम। दिस इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर एंजाइम्स कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज। कोएंजाइम जैसे कि नियासिन, ये यूज हो जाता है NAD एंड NADP में। एंड मेटल आयंस जैसे कि आपका जिंक इज नोन फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। चलिए दोस्तों, अब पूरे टॉपिक को एक सिंपल ब्लूप्रिंट की तरह समझते हैं। एंजाइम्स को समझने के लिए हमने 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स याद रखने हैं। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर। एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं जिनका एक फोल्डेड 3D शेप होता है। इसी फोल्डिंग से बनता है एक्टिव साइट, जहां सबस्ट्रेट बाइंड करता है। दूसरा उनका एक्शन। एंजाइम्स केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करते हैं बाय लोअरिंग देयर एक्टिवेशन एनर्जी। इसीलिए रिएक्शंस एंजाइम के साथ बहुत तेजी से होते हैं, कभी कभी 10 टाइम्स फास्ट रेट पर काम हो जाता है। तीसरा उनका काइनेटिक्स। रिएक्शन यूजुअली एक सीक्वेंस फॉलो करता है, जैसे कि E+S मतलब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट फॉर्म्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट धीरे धीरे कम होगा, प्रोडक्ट में चेंज होता रहेगा, बनेगा EP कॉम्प्लेक्स, जिसके बाद सबस्ट्रेट पूरी तरह प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, सबस्ट्रेट यूटिलाइज हो जाएगा और बचेगा E+P। मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देंगे, फिर प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा एंड एंजाइम्स फिर से फ्रीली अवेलेबल होते हैं अगले रिएक्शन के लिए। चौथा है उनका एनवायरनमेंट। एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर, pH और इनहिबिटर्स पर। अगर कंडीशंस ऑप्टिमल ना हो तो एंजाइम एक्टिविटी स्लो या स्टॉप भी हो सकता है। और पांचवा अलाइज। कई एंजाइम्स को काम करने के लिए कोफैक्टर्स की जरूरत होती है। जब एंजाइम और कोफैक्टर मिल जाते हैं तब एक्टिव फॉर्म बनता है, जिसे कहते हैं होलो एंजाइम। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर, एक्शन, काइनेटिक्स, एनवायरनमेंट और एलाइज, ये 5 चीजें मिलकर एंजाइम को बनाते हैं द अल्टीमेट बायोकेमिकल मशीनरी सस्टेनिंग लाइफ। दोस्तों, अगर एंजाइम्स का कंसेप्ट आपको क्लियरली समझ आ गया हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आप बायोलॉजी को सिंपल और लॉजिकल वे में समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बायोमोलिक्यूल अगले सेशन में। तब तक स्टे क्यूरियस। बाय बाय। Thanks for watching. If you found this helpful, make sure you subscribe for clear, powerful learning with Concept Corner. Zero fluff, only fact.